हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई टारगेट बाय मौर्य सर पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे अध्याय 6, जिसे हम लोग अवकलज के अनुप्रयोग कहते हैं, या इसे हम लोग कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और दोस्तों ये भी जो है बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और ये बच्चों का बहुत ही काफ़ी फंसता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये पूरा का पूरा कोशिश करूंगा, पूरा ट्राई करूंगा जुनून के साथ कि ताकि आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर के परिचय के बारे में हम लोग कुछ इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को तो देखिए, सबसे पहले कि हेडिंग लगाया गया है ऊपर की अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज का अनुप्रयोग मतलब कि उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में हम लोगों को देखना है। तो अब तक जो है पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ रखा है, तो अब तक हमने फलनों के संयुक्त फलन के बारे में पढ़ा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में भी पढ़ लिए हैं। इसी प्रकार अस्पष्ट फलन, चरघातीय तथा लघुगणकीय फलनों के अवकलज निकालना सीख चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले कि जो अवकलज का आजकल जो प्रयोग होने लगा है बहुत ही बड़े विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे विज्ञान, इंजीनियरिंग, समाज विज्ञान इत्यादि में, मतलब ये बहुत ही विशेष रूप से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग जो है विशेष स्थिति या परिस्थिति में अवकलज का अनुप्रयोग के बारे में अलग अलग, मतलब पहले हम लोग की अलग अलग इसका प्रयोग अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। सो देखिए, तो इस अध्याय में हम लोग को क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इस अध्याय में क्या पढ़ना है हमें, तो इस अध्याय में हम लोगों को पढ़ना है पहला कि राशियों के परिवर्तन की दर निर्धारण करने में। ठीक, यानी कि राशियों के, जैसे राशि हमारा दे देगा जैसे कि वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है ना, तो वो किस दर से मतलब परिवर्तित हो रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे शंकु का हो गया, गोले का हो गया, etc बहुत सारा आएगा। ठीक है, ये पहला हमारा नंबर है जो कि इस अध्याय में पढ़ा जाएगा। किसके बारे में, तो राशियों के परिवर्तन की दर, है ना, कि किस दर से उस राशि में परिवर्तन हो रहा है। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने में। अब दूसरा जो है हमारा कि किसी बिंदु पर, जैसे कि मान लीजिए कि कोई हमारा वक्र दे रखा है। वक्र कुछ इस प्रकार होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ये वक्र कहलाता है ना। यहाँ पे कोई पॉइंट है और ये हमारा एक स्पर्श रेखा है ना, और ये हमारा अभिलंब है। तो इसका जो समीकरण होता है और इस अभिलंब का समीकरण होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हमारा है तीसरा नंबर पर, तीसरा जो है अंतराल ज्ञात करने में, है ना, जिनमें फलन निरंतर वर्धमान या ह्रासमान हो। तो जैसे देख लीजिए कि यहाँ पे अंतराल ज्ञात करेंगे जिनमें फलन जो होगा निरंतर वर्धमान या ह्रासमान होगा। जैसे कि हमारा कोई, मान के चलिए कि दे दिया है, आप ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई चतुर्थांश है ये हमारा। ठीक है, और कोई फलन है जो कि यक्स के बढ़ने पर क्या होता है, यक्स का मान बढ़ने पर वाई का भी मान बढ़ता है ना, या एफ एक्स बढ़ता है, कोई फलन है एफ एक्स बढ़ता है। तो इसका जो होगा, जैसे कि ये इस तरह होगा, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, यक्स का मान बढ़ाते जाते हैं यक्स अक्ष पर, तो ये एफ एक्स का जो है फलन हमारा, इसका ग्राफ ऊपर जाते रहता है, और ये हमारा जो होता है प्रोसेस, ये वर्धमान कहलाता है। अच्छा, ह्रासमान क्या होता है, तो ह्रासमान के बारे में हम आपको बता दें थोड़ा सा, कि जो ह्रासमान होता है वो होता है कि अगर मान के चलिए कि ये कोई हमारा चतुर्थांश है ना, और हमारा जो यक्स का मान बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, लेकिन जो हमारा एफ एक्स है यानी कि फंक्शन जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, यानी घट रहा है। तो इसे हम लोग ह्रासमान कहेंगे। ओके, चलिए, पॉइंट नंबर तीसरा भी हुआ, उसमें हम लोग इंटरवल ज्ञात करेंगे। इंटरवल इस तरह दिया रहता है a, b, है ना, तो क्लोज इंटरवल कहलाता है, और ये जो होता है ओपन इंटरवल कहलाता है। ठीक, फिर चौथा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे किसी फलन के आलेख पर परिवर्तन बिंदु ज्ञात करना, पॉइंट ज्ञात करना। ठीक है, अब यानी कि कोई फलन दिया रहेगा आपको और उस पर क्या रहेगा कि उसका आलेख खींचा रहेगा। जैसे ये कोई फलन है एफ एक्स और इसका कोई ये ग्राफ खींचा हुआ है, तो इस पर किसी भी पॉइंट
में कितना परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन बिंदु को ज्ञात करेंगे, है ना, परिवर्तित बिंदु को। नेक्स्ट है हमारा 5वां नंबर। जैसे मैं दे दिया है कि किसी राशि का सन्निकट मान निकालने में, इसका जो है यानी कि अवकलज का अनुप्रयोग जो है किसी भी राशि का सन्निकट मान ज्ञात करने में होता है। जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए कि 25 का वर्गमूल कितना होता है तो आप बता देंगे 5 होता है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि 26.8 का कितना होता है तो फिर प्रॉब्लम होने लगेगा। आप बोलेंगे 5 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन आप रियल नहीं बता पाएंगे। लेकिन इस विधि से क्या होगा, सन्निकट मान निकालने से ये आप रियल पूरा बता सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर बोल रहा है कि किसी फलन का उच्चतम और न्यूनतम मान ज्ञात करने में, कि कोई जो फलन है किस पॉइंट पर उच्चतम है, मैक्सिमम है, किस पॉइंट पर मिनिमा है ना। जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पर, मान के चलिए कि यहाँ पर कोई ग्राफ हमने खींच दिया, ये हमारा चतुर्थांश है और ये हमारा कुछ ग्राफ इस तरह जा रहा है। तो ये किस पॉइंट पर, जहाँ ये एकदम उस पॉइंट को देखना है जहाँ ये मैक्सिमम होगा पूरा, है ना, ये ग्राफ तो इस पॉइंट पे होगा लगभग। तो इसे हम लोग क्या कह देंगे, मैक्सिमम पॉइंट यानी कि उच्चतम बिंदु। और यदि आपको इस तरह दे दिया जाए, ये जैसे हो गया हमारा और ये इस तरह कुछ ग्राफ है ना, तो सबसे न्यूनतम बिंदु कहाँ है, अगर यहाँ पर है तो यहाँ पे आप बता देंगे। तो ये उच्चतम और न्यूनतम बिंदु होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो पहला इसमें का जो पॉइंट है हमारा राशियों के परिवर्तन की दर का निर्धारण करने में, ठीक है, चैप्टर नंबर 6.1 में। तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने डाल दिया राशियों के परिवर्तन की दर, जिसे हम लोग कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो दोस्तों देखिए, राशियों के परिवर्तन की दर क्या है, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे अच्छी तरह से। तो देखिए, मान लीजिए कि कोई कण है, कोई ये कण है हमारा, ये जो है t समय में इसमें परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, और ये जो है यस दूरी तय कर रहा है। क्या दूरी कर रहा है तय, यस दूरी। तो मैं पूछूं कि इस कण के दूरी में कितना परिवर्तन हुआ समय के साथ, तो आप इस तरह बताएंगे कि ये जो यस है इसमें परिवर्तन हो रहा है टी के सापेक्ष, ठीक है। तो हमने फिर से एक बार और डिस्कस कर दी कि मान लीजिए कि कोई कण है जो है कि समय टी में, कोई समय हमारा टी, और उसमें ये क्या कर रहा है कि हमारा कुछ दूरी तय कर ले रहा है ना। तो मैं पूछूंगा कि इसके दूरी में कितना परिवर्तन हुआ, तो इसके दूरी के परिवर्तन को जो है, परिवर्तन के दर को, उसको कैसे हम लोग डिनोट करेंगे, तो डी लगाकर, है ना। डी जो होता है अवकलन अगर कर देते हैं हम लोग, तो वो जो है परिवर्तन बताता है कि कुल कितना परिवर्तन हो गया है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ds अपॉन dt। यहाँ जो दोस्तों यस जो है, इसमें का जो यस है ये टी का एक फलन होता है। क्या होता है, यस जो है टी का एक फलन है, ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये बताता है कि ये किस दर से जो है दूरी परिवर्तित हो रहा है, ठीक है ना। अब जैसे कि अगर मान के चलिए कि हमारा कोई ले लिए, हम कोई राशि ले लिए y, और वो जो है x के सापेक्ष क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, dy/dx। इसका मतलब क्या है कि ये जो y है x का एक फलन है, और ये y जो है परिवर्तित हो रहा है x के सापेक्ष, है ना। इसका परिवर्तन का जो दर है dy/dx है। तो ये सारा का सारा आपको समझ में आ गया होगा। और मान लीजिए कि आपको कोई पॉइंट दे दिया जाए, है ना, ये जो पूछ दिया जाए कि आप बताइए कि ये जो y है, y बराबर हमारा fx है, और आपसे पूछा जाए कि आप बताइए भाई कि ये किस दर से परिवर्तित हो रहा है ना। तो और आपको पॉइंट भी दे दिया कि x बराबर a पर जांच करके बताएं कि इसमें कितना परिवर्तन हो रहा है। यदि x बराबर a सेंटीमीटर, या मान के चलिए कुछ भी हो, मीटर रूटर, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें परिवर्तन का दर निकालेंगे। तो dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये f'(x) आ जाएगा, है ना। और मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट, मान लीजिए x ही आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पर x का मान रखेंगे a, और इस f'(x) के मान को फाइंड आउट कर देंगे। वही क्या हो जाएगा, परिवर्तन का दर हो जाएगा। तो चलिए इसको बहुत ही, ये जो अभी हमने जितना भी डिटेल समझाया,
ये बहुत ही अच्छी तरह से हमने लिख डाला है। तो ये कुछ इस प्रकार है हमारा कि दिया हुआ है कि किसी कण द्वारा t समय में तय की गई दूरी यस है। मान लीजिए कि कोई कण है हमारा, है ना, और वो है जो t समय में मान लीजिए कोई फिक्स पर्टिकुलर टाइम है हमारा, जिसमें जो है वो कण यस दूरी तय किया है। तो ds/dt जो होगा दूरी यस का समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर होता है। ठीक, जो हमने समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर यहाँ बोल रहा है कि यहाँ यस समय t का एक फलन है। जो यस है हमारा वो t का क्या है, एक फलन है। अब मान लीजिए कि और भी आगे भी देख लेते हैं कि यदि y यक्स का एक फलन है, अर्थात यदि y = fx दिया है ना, तो dy/dx यानी इसके परिवर्तन का जो दर है y का यक्स के सापेक्ष परिवर्तन की दर होगा। ठीक, उसके बाद अगर मान के चलिए कोई पॉइंट दे दिया है, अगर बोल दिया कि x बराबर a पर आप ज्ञात कीजिए, है ना, तो कैसे निकालेंगे परिवर्तन की दर, तो dy/dx और x = a पर, अर्थात इसका मतलब क्या होगा f' हम लोग ज्ञात करेंगे, है ना, और वो किस पॉइंट पर, तो x बराबर a पर x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर को सूचित करता है ये। ठीक, तो ये था हमारा कुछ क्या था, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। अब देखिए दोस्तों, अब चलते हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला जो कि इसमें इस चैप्टर में यूज होने वाला है ना, तो देख लेते हैं उसको भी। जैसे और भी आ जाता है दोस्तों कि मतलब राशियों के परिवर्तन की दर, जैसे कि ये जो होता है राशि जो है ये किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कि शंकु हो गया, तो शंकु का आयतन हो गया भी, तो हम पूछे कि इस शंकु के आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, तो अधिकतर जो होता है मान लीजिए कि t के सापेक्ष कह दिया, तो ये क्या होगा dv/dt हो जाएगा, है ना। अच्छा, जैसे कि हमारा कोई क्षेत्रफल हो गया, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया एरिया, है ना, ए पूछा कि इसके एरिया में वृत्त के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो अब आप क्या करेंगे dA/dt निकालेंगे, है ना, परिवर्तन का दर अगर आपको कह देगा निकालने के लिए। तो उसके बाद फिर अगर आपको बोल दिया त्रिज्या के सापेक्ष, अगर r का प्रयोग किया भी यहाँ पे बोल सकता है कि r के सापेक्ष उस वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, तो वहां पे आप r का प्रयोग करेंगे, है ना, dA/dr। लेकिन जब तक ना कहे तब तक dA/dt। ठीक है, इसी तरह समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। जैसे कि मान के चलिए कि हमारा वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया πr², तो यहाँ पे देखिए कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है कैसे परिवर्तित हो रहा है। अगर त्रिज्या जितना हम लोग इंक्रीजिंग करेंगे यानी बढ़ाएंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, त्रिज्या घटाएंगे तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल भी घटेगा, है ना। और ध्यान दीजिएगा कि जब बढ़ेगा वृद्धि कहेगा तो प्लस में लिया जाता है ना। परिवर्तन जब ज्ञात करेंगे समय के सापेक्ष या त्रिज्या के सापेक्ष, तो यदि अगर बढ़ा रहा है तो प्लस में लेंगे, और यदि घटने के लिए कह रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, घटने की दर निकाल लेंगे तो माइनस में लेना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, और ये सब जब क्वेश्चन कराएंगे तो पूरा का पूरा एकदम क्लियर करा देंगे। ऐसे तो ये पूरा थ्योरी आपसे क्लियर ही हो जाएगा, है ना, थोड़े बहुत भी अगर पढ़े होंगे तो। चलिए, तो जैसे मैं और भी ले लेते हैं हम लोग कि जैसे हमारा आपके चलिए मान लीजिए कि वृत्त का हमारा परिधि दे दिया है ना, पैरामीटर, तो पूछा कि इसमें परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, तो अगर त्रिज्या के सापेक्ष कहेगा तो dp/dr हो जाएगा, यदि समय के सापेक्ष कहा तो dp/dt हो जाएगा। ओके, चलिए, तो अब नेक्स्ट अब देख लेते हैं कुछ हमारा जो है सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज मेंसुरेशन का है, जो कि इम्पोर्टेंट है ना। कुछ आपका 9th 10th का जो है वो आपको बता दें यहाँ पर। तो ये कुछ इस प्रकार है हमारा, तो यहाँ पर देख सकते हैं सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज मेंसुरेशन। तो दोस्तों देखिए, जितना प्रयोग हो सकता है इसमें हमने सारा का सारा एकदम डाल चुके हैं कि आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन बनाने में। ओके, तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं ना। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे जो है उसका भुजा जो है वो क्या दिया हुआ है, यदि मान ले कि उसका भुजा जो है यक्स है तो क्या हो जाएगा √3/4 गुणे x²। ठीक, अब उसके बाद फिर वर्ग का क्षेत्रफल, यदि भुजा मान के चलिए कि हमारा यक्स है
तो इसका क्षेत्रफल पहले क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर होता है, और भुजा यक्स दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर। ठीक। अच्छा, आगे देख लेते हैं हम लोग कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। मान लीजिए कि आयत का जो क्षेत्र लंबाई है ये यल दे दिया है और चौड़ाई वाई दे दिया है, तो यक्स, इसका लंबाई यक्स दे दिया है और चौड़ाई वाई दे दिया है, तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, यक्स इंटू वाई, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर कि अगर वृत्त की त्रिज्या जो है आर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि अगर उसका त्रिज्या आर हो वृत्त का, तो वृत्त का परिधि क्या होगा, 2 पाई आर। ये सारा का सारा आपको लर्निंग कर लेना है, क्योंकि ये सारा का सारा भूमिका मोस्ट निभाएगा इसमें, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि आपको पता ही नहीं रहेगा तो फिर बनेगा कैसे, है ना। अब ये मत सोचिएगा कि हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं तो इसको क्या पढ़ना है ना। तो यहाँ पे देखिए घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, है ना। लेकिन अगर भुजा अगर यक्स दे दे तो यक्स क्यूब हो जाएगा। अच्छा, आगे देख लेते हैं हम लोग घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो भुजा अगर मान के चलिए कि उसका जो है क्या दे दिया जाए, यक्स दे दिया जाए, तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं गोले का आयतन क्या होगा, यदि उस गोले का त्रिज्या जो है r हो तब, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट देख लेते हैं गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या होगा, त्रिज्या होगा गोले का। उसके बाद फिर नेक्स्ट में देख लेते हैं हम लोग बेलन का आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए जो आर होता है ये बेलन का त्रिज्या होता है ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2 पाई आर एच हो जाएगा, है ना, 2 पाई आर एच। सारा का सारा आपको लर्निंग कर लेना है, क्योंकि बहुत ही काफी मेहनत किया गया है इस पर। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग कि बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच होता है ना। ये खैर एनसीईआरटी वाले में ज्यादा प्रयोग नहीं होगा, लेकिन फिर भी जरूरत है तो भाई अब आपको मैं बता ही रहा हूं, तो सारा हमने सेलेक्ट कर लिया फॉर्मूला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का भी प्रयोग बार बार होगा, तो आप इसे लर्निंग जरूर कर लें। शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो एच होता है हमारा, ये शंकु का ऊंचाई होता है, और आर त्रिज्या, पाई तो हमारा कांस्टेंट है, 1/3 भी कांस्टेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। अब इसमें यल क्या है, तो तिर्यक ऊंचाई है, ठीक, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई जानते हैं ना, इस तरह होता है, इस तरह ये तिर्यक ऊंचाई हो गया, लेकिन ये क्या है, ऊंचाई है। चलिए उसके बाद फिर देख लेते हैं हम लोग शंकु का पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु के पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल है ना। पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो पाई आर एल, लेकिन अगर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहा है तो पाई आर कोष्ठ में आर प्लस एल होगा, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, तो शंकु का पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर कोष्ठ में आर प्लस एल, और यही लास्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है ये सारा का सारा आपको समझ में आया होगा। यदि आप मेरे वीडियो पर नए हैं, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि जो भी आने वाला वीडियो होगा इसके बाद वाला उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाएगा। और हाँ, सभी वीडियो देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और सर्च करें माय टारगेट बाय मौर्य सर। यूट्यूब पर सारा का सारा आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, और आप वहां से आप अपना प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।